आई और तो लास्ट सेशन में हमने स्प्रिंग का हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखा, जहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो आईओसी कंटेनर की हेल्प से यहाँ पर किया है ये। तो क्विकली रिकेप करते हैं कि अभी तक हमने देखा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है कि ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी दो ऑब्जेक्ट हमारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में क्या होती है, डिपेंडेंसी किस टाइप की होती है। तो दो ऑब्जेक्ट कैसे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक ही जैसे कर सकते हैं एंड अवर हेज रिलेशनशिप से कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो दो ऑब्जेक्ट आपस में ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक है इनहेरिटेंस और एक है हमारा एज ए हेज रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएशन। तो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो टाइटली कपल्ड रहेंगे। ये तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेशन करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट सेपरेट क्रिएट होना चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमारे पास में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो इंजेक्ट होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर है, सेटर है, फील्ड है, ये अभी ये यहाँ पर हम इस तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। जिस तरीके से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के केस में हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करते हैं, हम यहाँ पर उसका रेफरेंस लेते हैं। और यहाँ न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, नहीं तो टाइटली कपल्ड हो जाएगा। ये एक्सटेंड करेंगे तो भी टाइटली कपल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हम एज ए रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं और उसको क्या करवाते हैं, सेपरेट क्रिएट करके हम लोग उसको यहाँ पर पास करवाते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में हम पास करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। फिर जो सेटर वाला जो है, सेटर में हम लोग इंडिपेंडेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में जब रिक्वायरमेंट जब हम लोग इंजेक्ट करवा सकते हैं। फिर फील्ड इंजेक्शन है, तो फील्ड में क्या होगा, हम लोग रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू इंजेक्ट करवा सकते हैं ये। तो ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पर क्या है कि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया ये। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे पास में ये। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि हम यहाँ पर क्रिएट करवाएंगे तो क्या होता है कि हम लोग एक ही पर्टिकुलर टाइप के लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये टाइटली कपल्ड होंगे यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट एट रन टाइम पे क्या होना चाहिए, इंजेक्ट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास में होता है ये स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। तो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न ये बोलता है कि ऑलवेज हमको क्या करना है कि इंटरफेस क्रिएट करना है। तो जब भी हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यदि अनादर क्लास के ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, इंटरफेस क्रिएट करना चाहिए। देन इंटरफेस क्रिएट करने के बाद में हमें उसको इंजेक्ट करवाना चाहिए यहाँ पर ये। तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम पे डिपेंडेंसी को पास करना ये। तो रियल टाइम हमारे पास में एप्लीकेशन में ऑलवेज जो रहता है वो इंटरफेसेस क्रिएटेड रहता है, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और ऑलवेज कम्युनिकेट करवाते हैं हम इंटरफेस के थ्रू करवाते हैं। और रन टाइम पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक बाइंडिंग। तो ये मेरे पास में कार का क्लास है, ये मेरे पास में इंजन का क्लास है। और डिफरेंट डिफरेंट इंजन का हमारे पास में इंटरफेस है। तो इंटरफेस इसलिए क्रिएट कर सकते थे कि हम लोग रन टाइम पर जो है वो ऑब्जेक्ट को पास कर सके। तो हमको पहले डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक डिजाइन पैटर्न कि हमें कौन सा वाला जो है वो यहाँ पर इंजन इंजेक्ट करवाना है। तो हम लोग रन टाइम पे डिसाइड करेंगे। अब रन टाइम पे कैसे डिसाइड करते हैं उसके लिए आगे भी हम देखने वाले हैं ऐसे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो फैक्ट्री पे जाने के पहले यहाँ पर हमें क्या है, स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है। तो ये
ऑलवेज हमें क्या करना है, इंटरफेस को इंजेक्ट करवाना है और रन टाइम पे डिसाइड करना है कि ये कौन सा वाला इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमको यहाँ पर पास करना है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास रहेगी ये। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज है, ये यहाँ पर ये इंजेक्ट होगा ये। तो ये ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी है ये। अब इसके अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें कौन सा फिट करना है ये हमें रन टाइम पे डिसाइड करना है। ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है, वो सब स्टेटेड डिजाइन पैटर्न के थ्रू क्या होता है, रन टाइम में हम पास करते हैं और हमको और डिसीजन मेकिंग करना है उसके आगे हम लोग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो फ्रेमवर्क के लेवल पे तो सब कुछ लगा हुआ है, बट विदाउट फ्रेमवर्क हमें नॉलेज चाहिए होता है कि डिजाइन पैटर्न क्या है, एडवांस जावा क्या है, क्योंकि फ्रेमवर्क का जो है सेमी डेवलप्ड कोड है। तो एक हमारे पास में एक ये वाला यूज़ केस हो गया है। फिर हम एक और यूज़ केस यदि यहाँ पर कंसिडर करें तो हमें क्या करना है कि पेमेंट करना है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये पेमेंट सर्विस क्लास है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में जब भी हम लोग शॉपिंग को परफॉर्म करते हैं, अब शॉपिंग को परफॉर्म करने के बाद में आखिरी में हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पर ये पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। तो हम हमारे क्या है कि जो पेमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या होते हैं, उस पेमेंट के गेटवे होते हैं। हमको जिससे भी पेमेंट करना हो, हमें जीपे से करना हो या फिर फोन पे से करना हो, तो हमें क्या होता है आखिरी में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं और उसके क्या होते हैं, अलग अलग गेटवे होते हैं। पेमेंट गेटवे कंपनियां होती है जो कि जिस भी बैंक से वो पर्टिकुलरली गेटवे हमारा एसोसिएटेड है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं ये। तो शॉपिंग करेंगे तो हमें ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे, जी पे या फिर फोन पे, या फिर हमको बैंकिंग से करना हो, कार्ड स्wipe करना हो तो कार्ड नंबर डालो। काफ़ी सारे गेटवे के हमारे पास में क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं यहाँ पर ये। तो उसके वो गेटवे क्या करती है, हमारी बैंक से कम्युनिकेट करती है। कभी भी हमारा एप्लीकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उसके। क्योंकि डायरेक्ट बैंक से कम्युनिकेट करना है, सिक्योरिटी को ब्रेक करता है यहाँ पर ये। तो ऑलवेज हम कभी भी डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन बैंक से कम्युनिकेट नहीं करता है, हमारे बिहाफ पर जो है हमारे गेटवे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। गेटवे के इंटरमीडिएट होते हैं ये।
तो ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट के मोड है यहाँ पर ये। तो बीच में क्या होता है, एप्लीकेशन के लेवल पे हमारे पास में गेटवे होते हैं। तो जो भी फ्रंट एंड में दिखता है ऑब्वियसली वो बैक एंड में आने के बाद में उसका डिसीजन मेकिंग होता है बीच में। तो हमारे एप्लीकेशन क्या होते हैं, गेटवे से इंटीग्रेटेड रहते हैं वो, डिफरेंट डिफरेंट गेटवे से। अब जिसमें भी हमारा कस्टमर पे कर रहा हो, यहाँ पर ये सब मर्चेंट कंपनियां यहाँ पर ये। तो पेटीएम, जी पे, गूगल पे, वीज़ा, भीम, मास्टर कार्ड। तो ये सब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में पेमेंट कंपनियां हैं यहाँ पर ये। तो अब हमारे पास में क्या है कि फ्रंट एंड में फ्रंट एंड में क्या है कि किसी भी यूज़र ने, जब हमारा कोई एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड साइड में क्या है कि किसी भी यूज़र ने शॉपिंग परफॉर्म की, और बैक एंड में क्या चल रहा है, सर्वर पे हमारा यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो रहा है यहाँ पर ये। और ये एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब रिक्वेस्ट करने के बाद में, शॉपिंग करने के बाद में आखिरी में ने पेमेंट किया, तो काफ़ी सारे क्या होंगे उसके पास में ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन जो आएंगे तो वो को चूज़ करेगा, बेस्ड ऑन दैट हमारा यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगा, और रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ पर ये। और पेमेंट करते समय क्या है कि वो जो भी मोड यूज़ कर रहा है उसके बिहाइंड द यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हमारे बैंकिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन के लेवल पे पेमेंट के लिए हमें गेटवे इंटीग्रेशन करना पड़ते हैं, ये देखेंगे हम बाद में ही है। तो ये हमारे क्या है कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, पेमेंट गेटवे आएंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन से यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे बीच में कॉल होते हैं यहाँ पर ये। और पेमेंट गेटवे भी अलग अलग कंपनियां जो हैं वो देखती है वो। हम डायरेक्ट हमारा एप्लीकेशन कम्युनिकेट नहीं करता है, बीच में क्या होता है कि पेमेंट गेटवे की जो है वो यहाँ पर पेमेंट गेटवे आता है, ये भी किसी न किसी कंपनी का होता है। हमें वो पेमेंट गेटवे पे अपना रजिस्टर करना पड़ता है एप्लीकेशन का। बस हमें ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन जो भी पेमेंट हो रहा है यहाँ पर वो गेटवे कंपनियां देखती है। तो कोई सी भी बैंक जिसमें भी हमारा अकाउंट है, लाइक HDFC, लाइक अकाउंट है हमारा ये ICICI, या फिर अकाउंट है हमारा एक्सिस, ये हमारा है अकाउंट SBI। तो एज ए बैकएंड डेवलपर हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलपर है तो हम क्लाइंट साइड में काम कर रहे हैं। तो एज ए बैकएंड डेवलपर है, हमें पेमेंट गेटवे इंटरेक्शन करना पड़ता है। यदि पेमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है, पेमेंट गेटवे रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो हम लोग इन कंपनियों में भी काम करते हैं। जब बैंकिंग डोमेन की कंपनियों में काम करते हैं तो अलग अलग टाइप के हमारे पास में प्रोजेक्ट होते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट रहेंगे वो एज ए रिटेल बैंकिंग के रहेंगे, कुछ रहेंगे वो एज ए कॉरपोरेट बैंकिंग के रहेंगे, कुछ रहेंगे वो पेमेंट गेटवे के रहेंगे, कुछ रहेंगे इंटरनेट बैंकिंग के रहेंगे। तो बेस्ड ऑन डेट डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो वो सब आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज। तो हम कभी भी बैंक से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते। हमारा एप्लीकेशन जब भी हमें एप्लीकेशन में पेमेंट करवाना हो तो हमें गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ता है, और गेटवे कोई ना कोई कंपनी प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारी गेटवे कंपनी है। तो ये कि यूज़ केस लिया है मैंने ये। तो अब हमको क्या करना है कि हमारे पास में एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग एज ए मिडिल वेयर में हम लोग एक पेमेंट का सर्विस बना रहे हैं। तो पेमेंट का सर्विस बना रहे हैं, तो पेमेंट का सर्विस बनाने के लिए हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर ये पेमेंट के मोड रहेंगे। तो यदि हम लोग एक ही क्लास क्रिएट कर दें, जैसे कि हम लोग इंजन के केस में देख रहे थे, एक सिंगल इंजन रहेगा तो हमारे पास में फिर एक ही मोड रहेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड जो है वो यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पर स्टेटस डिज़ाइन पैटर्न लगाना पड़ेगा कि पेमेंट सर्विस जो रहेगा वो चूज करेगा कि उसको पेमेंट कौन से मोड से करना है। तो क्या होता है कि फ्रंट एंड में हमें ऑप्शन दिखते हैं। फ्रंट एंड का रिक्वेस्ट जब बैक एंड में आता है तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है,
कौन सा मोड लेना है वो। फिर जो डिसीजन मेकिंग लेगा वो जीपे से लेगा या फिर वो, यहाँ पर वो जीपे सिलेक्ट करेगा या फिर वो एज ए पेटीएम से करेगा या नेट बैंकिंग से करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास पेमेंट मोड होंगे यहाँ पर, ये सब रन टाइम पे डिसाइड होंगे। और बेस्ड ऑन दैट जो भी यहाँ पर उनने पेमेंट मोड यहाँ पर चूज़ किया, बेस्ड ऑन गेटवे कंपनी से वो इंटरेक्ट होगा, और हमारा वो गेटवे जो है वो करस्पॉन्डिंग बैंकिंग से, जिससे भी उसका जीपे एसोसिएटेड है, मल्टीपल बैंक रहते हैं जिस पे भी हमारा अकाउंट नंबर एसोसिएट रहता है, उससे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा। और जब ये यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा तो हमें उसका यहाँ पर क्या जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो हमारा पेमेंट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीटेड हो जाएगा। अब ये पेमेंट गेटवे का ही काम है कि कस्टमर से पैसा लेना है, और ये मर्चेंट जो है जिसकी भी कंपनी, लाइक ये मानो फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट के अकाउंट में क्या कर देगा वो, ट्रांसफ़र कर देगा हमारे कस्टमर के अकाउंट से ही है। तो ये सब ये गेटवे कंपनियां करती हैं, बीच में क्या आते हैं, गेटवे आते हैं। तो मैंने एक ऐसा रियल टाइम यूज़ केस लिया, एक्चुअली में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लेयर पे मान लो कोई गेटवे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर गेटवे को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास में ऑब्वियसली है कि जहाँ से भी हम पेमेंट करवा रहे हैं हमारे पास में एक सर्विस है जहाँ पर हमें पेमेंट को इंजेक्ट करवाना है, जिस भी मोड से हमारा पेमेंट हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट के मोड अवेलेबल हैं। तो एक मोड है हमारे पास में कि हम पेमेंट करवाएं डेबिट कार्ड से, हम पेमेंट करवाएं क्रेडिट कार्ड से। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब पे बैंकिंग के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, अलग अलग टीमें काम करती हैं। कार्ड डोमेन के अंदर आता है वो, जहाँ पर कस्टमर का अकाउंट रहता है वो रिटेल बैंकिंग में आता है एक। जहाँ पर कस्टमर इंटरनेट का यूज़ करता है वो इंटरनेट बैंकिंग में आता है। तो काफ़ी सारे बैंकिंग के क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। तो एज ए इंटरव्यू में ये बताना पड़ता है कि हम किस डोमेन में काम करते हैं, तो ज़्यादा इम्पेक्टफुल रहता है वो। बिकॉज कई बार हम जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे होते हैं हमें उसका डोमेन पता होना चाहिए कि कंपनी किस डोमेन में काम करती है। तो यदि हमारा डोमेन मैच करता है तो इंटरव्यू में एक पॉजिटिव इम्पेक्ट रहता है, हमारे पास सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस है। अब वो हमारा प्रीवियसली एक्सपीरियंस डिफरेंट डोमेन का और कंपनी वो डिफरेंट डोमेन की है, तो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट होता ही है। तो जिस इंडस्ट्री का इंटरव्यू दे रहे हैं उसका डोमेन पता होना चाहिए कि ये किस पे काम करती है ये। तो मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनियां जो रहती है वो बैंकिंग पे ज़्यादा काम करती है। बिकॉज फॉरेन प्रोजेक्ट रहते हैं मोस्टली जो कि बैंकिंग के रहते हैं मोस्टली। और भी डोमेन के रहते हैं, बाकी मोस्टली के रहते हैं वो बैंकिंग के रहते हैं ये। तो तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर कंपनी का लिस्ट दिखता है ये, नौकरी की प्रोफाइल में जाओगे तो कंपनी का लिस्ट दिखेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन ये कैटेगरी है कंपनी की, एमएनसी कौन सी है, प्रोडक्ट बेस्ड कौन सी है, यूनिकॉर्न कौन सी है यहाँ पर ये। तो ये कंपनी का लिस्ट है ये। तो एमएनसी कौन सी, प्रोडक्ट बेस कौन सी है, तो यहाँ पर उसका ये काउंट है, यहाँ पर दिख रहा है कि इतनी सारी कंपनियां एमएनसी है, इतनी प्रोडक्ट बेस है, इतनी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, हॉस्पिटलिटी में इतनी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उसका लिस्ट है मिलेगा। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जिनके खुद के प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में कस्टमर यूज़ करते हैं। एमएनसी कंपनियां जो होती है वो यहाँ पर एज सर्विस प्रोवाइड करती है किसी और कंपनियों को यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उसका लिस्ट दिखेगा, और यहाँ पर ओपन कर करके देख सकते हो यहाँ पर ये कि ये किस डोमेन में काम करती है। तो आजकल ये सारा जॉब का जो यहाँ पर जो कंपनी का डिस्क्रिप्शन जो है वो नौकरी की प्रोफाइल में यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर ये कौन सी टॉप कंपनियाँ हैं, कैसी कैसी है, सब ये अभी मेंशन करके रखा हुआ रहता है इनके पास में क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो उसको रीड करते रहना पड़ता है कि एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और
कंपनी की साइकोलॉजी क्या है, ये जिसका भी इंटरव्यू दे रहे हैं वो किस में काम करती है, किस डोमेन की, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहता है कंपनी का, तो उसको यहाँ से पता करना चाहिए। और ग्लास डोर से कंपनी का इन्फॉर्मेशन पता करना चाहिए, कल्चर क्या है पता करना चाहिए। तो इंटरव्यू के समय थोड़ा ऐसे आंसर करो कि जो कंपनी के डोमेन में फिट बैठते हों, कि हमने जो काम किया है वो उनके डोमेन में फिट बैठता हो। कई बार क्या होता है कि हमने काम उस डोमेन का नहीं किया रहता है, तो इस तरीके से बताना है कि हम उस डोमेन में फिट हो जाएंगे, जल्दी से लर्न कर लेंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मोड की कंपनियां हैं यहाँ पर ये। तो एक है यूपीआई मोड है हमारे पास में। नेट बैंकिंग मोड है। काफ़ी सारे हमारे पास में क्या होते हैं, मोड होते हैं यहाँ पर। ये अब ये यूपीआई पेमेंट करो या फिर नेट बैंकिंग करो या फिर गूगल पे करो, तो ये सब क्या है, पेमेंट मोड है यहाँ पर ये। तो ये डेबिट कार्ड में कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगी, यूपीआई में यूपीआई आईडी डालना पड़ेगी, नेट बैंकिंग में रिडायरेक्ट करेगा वो नेट बैंकिंग को आगे की तरफ। फिर बहुत सारे मोड होते हैं, मैंने अभी इतने मोड ले लिए हैं यहाँ पर ये। तो देखो ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का रियल टाइम यूज केस। हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर ये टाइप के पेमेंट है। तो जब भी हम पेमेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी हमारे पास में मोड रहेगा ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। रन टाइम पे डिसाइड करने के लिए हमारे पास में जो डिज़ाइन पैटर्न होता है वो होता है सही है, स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। तो हमने ये स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न हमने यहाँ पर देखा। तो स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न का मतलब ये है कि पास द लॉजिक एट रन टाइम। रन टाइम पे चीज़ें डिसाइड होगी यहाँ पर। ये क्लासेस तो बहुत सारी है, बाकी रन टाइम पे डिसाइड होगी ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमारे पास में ऐसी होती है ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी, जिसको हम लोग को यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो ये थिंकिंग करना पड़ता है, ये जब रियल टाइम एप्लीकेशन में काम करते हो तो थिंक करो क्या डिपेंडेंसी है इसके अंदर, ये कौन सी चीज़ कहाँ पर फिट बैठेगी, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्लास डिज़ाइन करते हैं। इसलिए रियल टाइम एप्लीकेशन में काम करने के पहले थिंकिंग पावर भी होना चाहिए, और साथ में डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज, सॉलिड प्रिंसिपल, लूप्स प्रिंसिपल का नॉलेज हमारे पास में हमको ये चाहिए ही। तो ये हमारे पास में बिजनेस यूज केस हो गए। बट हम लोग जब रियल टाइम में हमारे काम करते हैं, प्रोजेक्ट में जब हम लोग काम करते हैं यहाँ पर ही, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ये पार्ट हो गया। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लेयर्स फॉर्मेट में काम करेंगे। ये एक हमारे पास में होगी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, एक हमारे पास में होगी एक हमारी ये सर्विस लेयर, और एक हमारे पास में होगी हमारी ये यहाँ पर ये परसिस्टेंस लेयर। तो जब हम एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो हमें क्या है, लेयरिंग्स के फॉर्मेट में क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है ये। तो ऑलवेज फिगर आउट करोगे अपने प्रोजेक्ट में, कहीं ना कहीं पर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड लेयर रहेगी, कहीं ना कहीं पर सर्विस से रिलेटेड लेयर्स रहेगी, कहीं ना कहीं पर परसिस्टेंस से रिलेटेड लेयर रहेगी ये। तो एक काम करेगी हमारे एज ए फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ओल्डर टेक्नोलॉजी में स्ट्रक्स यूज़ करते थे प्रेजेंटेशन लेयर में, बट अब सब कुछ जो ले लिया है वो स्प्रिंग ने ले लिया है। स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल क्या होता है, वो यूज़ होता है अभी के समय में। तो एक हमारे पास में क्या है कि ये रियल टाइम यूज़ कैसे जो हम लोग प्रोजेक्ट में करते हैं, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर यूज़ केस, ये एक पार्ट है। बट जब हम लोग एप्लीकेशन में काम करते हैं,
तो कहीं ना कहीं पर डिसीजन मेकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं पर हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाते हैं। तो हम लोग ऑप्शन जो चूज करते हैं वो कहाँ से करते हैं, फ्रंट एंड से करते हैं। लाइक ये पेमेंट गेटवे वाला जो हमारे पास में है काम है ये। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि हमारा क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी हम यहाँ पर हमने यहाँ पर यूआई डिज़ाइन किया हुआ है, और यूआई के अंदर बाद में वो सारे कि सारे प्रोडक्ट का पहले डिटेल आ रहा है। प्रोडक्ट का डिटेल आने के बाद में क्या हो रहा है कि हमारे पास में हमने प्रोडक्ट को परचेस किया, काफ़ी सारे एपीआई पीछे उसके कॉल किए हैं, और उसके बाद में लास्ट में जो है वो हमने यहाँ पर ये पेमेंट किया। तो रिक्वेस्ट जो आता है वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है, डिसीजन मेकिंग होती है हमारे पास में ये सर्विस लेयर के ऊपर, और परसिस्टेंस लेयर पे हम क्या करते हैं, जो भी डेटा, जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग डेटा है उसको हम लोग सेव करते हैं। कहाँ पर, हम लोग परसिस्टेंस लेयर के थ्रू हम लोग डेटाबेस में सेव करते हैं यहाँ पर ये। जो भी हमारे पास में हमारा एप्लीकेशन का स्टेट है वो हमारे पास में कहाँ पर सेव होगा, ये डेटाबेस में सेव होगा ये। तो यहाँ पर तो हम लोग रिक्वेस्ट को ट्रैप कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। तो सर्विस लेयर जो है, ये जो पेमेंट सर्विस है, तो वो हमारा ये मान के चलो कि ये सर्विस लेयर के अंदर ये सब काम हो रहा है। और उसके बाद में जो भी हमारा स्टेट आ रहा है वो हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब हमारा जो सर्विस लेयर जो है, यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस रहेगी यहाँ पर, जो जिससे ये इंटरेक्ट करेगा यहाँ पर ये। तो लाइक हमारा ईमेल रिलेटेड क्लास रहेगी, ईमेल यूटिल। लाइक हमारा जो है वो मैसेजिंग रिलेटेड क्लास रहेगी। लाइक हमारे पास में क्या रहेगी, पासवर्ड यूटिल क्लास रहेगी। वेब सर्विस कॉल करेंगे हम यहाँ से, थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज हम लोग कॉल करते हैं, सब सर्विस के थ्रू करते हैं। सर्विस लेयर पे काफ़ी सारी क्लासेस मिलेगी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके यहाँ पर ये इंजेक्ट होंगे, यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंजेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ईमेल के लिए क्या होगा, ईमेल का काम करेगा हमारा एसएमटीपी सर्वर। जब भी ईमेल करवाना होगा तो एसएमटीपी सर्वर लगेगा उसके लिए। अब इंडस्ट्री के खुद के एसएमटीपी सर्वर होते हैं ये, तो हमको एप्लीकेशन में से कॉन्फ़िगरेशन पास करने पड़ते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन तो वेब सर्वर पे चलेगा, लेकिन हमें जब हमारे एप्लीकेशन के अंदर वेब सर्विसेज कर जो है वो हमको, सॉरी, हमको मेल करवाना रहे, तो हमको एसएमटीपी सर्वर जो है वो यहाँ पर परचेस करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है खुद की इंडस्ट्री का। और उसके थ्रू क्या होता है, मेल जाते हैं। और लर्न करना हो यदि नहीं परचेस कर सकते, तो जीमेल का खुद का एसएमटीपी सर्वर भी हमको फ्री में मिलता है। तो उसको वहाँ से हमको परचेस करना है। और किसी को भी मेल जा सकता है वो जावा के कोड से करके बता दूंगा मैं ये। तो एसएमटीपी परचेज जो है हमारा जावा का जो क्लास है उसके अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और वो कनेक्ट करता है यहाँ से। और जो भी हमारे पास में यहाँ पर डेटा आ जाए, लाइक कोई भी हमारा यूज़र जो है वो शॉपिंग कर रहा, तो ऑब्वियसली हमारे पास में पहले हमने उसको रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो हमारे पास में उसका फ़ोन नंबर मेल आईडी होगा ही है। तो जब भी यूज़र कुछ भी परफॉर्म करेगा, उसने ऑर्डर परचेस किया, फिर उसके बाद वो ट्रैकिंग पे चलेगा, तो उसको बार बार क्या होंगे, नोटिफिकेशन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेल। तो हमारा मेल सर्वर का कॉल होगा, और विद द हेल्प ऑफ मैसेज, उसको क्या मोबाइल पे क्या होंगे, मैसेज भी जाते हैं यहाँ पर ही। तो हमारा क्या होता है कि ये मैसेज सर्वर भी कॉल होता है, तो उसके फ़ोन नंबर भी क्या होंगे, मैसेज जनरेट होंगे। वो हमारे कोड के थ्रू, जो कोड के अंदर डेटा रहेगा वो मैसेज में जाएगा। तो मैसेज का भी क्या होता है, सर्वर होता है। तो हमें थर्ड पार्टी जो है वो परचेस करना पड़ता है। तो एक है हमारे पास में ये ट्यूलो।
ये इसका प्रोवाइडर है, ये इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम ये। और ये हमें जावा का कोड देगा। तो फ्री वाला तो जो है उसके अंदर एक ही नंबर हम लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और वो उसी नंबर पे वो मैसेज जाता है। लेकिन हम उसका लाइसेंस परचेस यदि करेंगे तो हमारा जो है वो बहुत सारे नंबर पे हम लोग मैसेज को कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम लोग इस पर रजिस्टर करते हैं, तो उसका जावा के एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्शन करना है उसका वो कोड देता है वो। और हम वहाँ पर ट्यूलो का एक जार फाइल मिलता है, उसको वहाँ पर एप्लीकेशन में डालेंगे तो हमारे उसमें मैसेजिंग सर्विस इंटीग्रेट हो जाएगी। तो मैसेज कैसे करते हैं ये भी मैं करके बताऊंगा ये, क्योंकि एंटरप्राइज एप्लीकेशन में तो हम सभी करते हैं। बहुत सारी सिचुएशन में हम लोग मेल कर रहे होते हैं, कस्टमर को मैसेज कर रहे होते हैं, पासवर्ड एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं, ताकि डेटाबेस में हम लोग कभी भी यूज़र का जो पासवर्ड है वो डिक्रिप्ट करके डालते हैं, और जब हम उसको वैलिडेट करते हैं जब इनक्रिप्ट करते हैं तो ये भी हमें जो है वो उसका कोड जो है पासवर्ड यूटिल क्लास में रहता है वो। फिर वेब सर्विसेज कॉल करते हैं, तो उसका मतलब जैसे कि मेरे केस में क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अभी एक पेमेंट गेटवे कंपनी को कॉल कर रहे हैं। एक हमारा यहाँ पर क्या हो गया ये, ऐसे ही है, पेमेंट गेटवे हो गया ये। मतलब हम पेमेंट गेटवे को कॉल कर रहे हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का दिया हुआ रहता है यहाँ पर ये। जैसे कि मास्टर कार्ड है, पेपल है, तो काफ़ी सारे हमारे पास में कंपनियां हैं जो क्या करती है हमको गेटवे प्रोवाइड करती है यहाँ पर ये। मेन गेटवे कंपनीज, रोजर पे, ये सब क्या है कि पेमेंट गेटवे कंपनियां हैं यहाँ पर ये। तो ये खुद आपस में कंपनियां हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ये बैंक को से इंटरेक्ट करती है, हम डायरेक्ट बैंक से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑलवेज जब भी हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर किसी भी तरीके का मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमें हमारे एप्लीकेशन पे जस्ट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना पड़ता है। हमें बैंक से इंटरेक्शन डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, हमारी पेमेंट गेटवे जो कंपनियां जो रहेगी वो इंटरेक्ट करेगी। तो हम यहाँ पर वेब सर्विसेज के थ्रू कॉल करेंगे, जब भी किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा हम यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड उसका ट्रांजेक्शन करवाएंगे। और उसके बाद में जो भी करवाना है उसका जो भी स्टेट हम यहाँ पर का रख सकते हैं, उसको फिर बाद में डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो एक डेटाबेस भी हम यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल डेटाबेस भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सब हमारे आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा आर्किटेक्चर जो है फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ये मल्टीपल डेटाबेस भी करना है तो मल्टीपल डेटाबेस भी कर सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं कि जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं लोकली, तब हमारा डेटाबेस जो है वो पर्टिकुलरली ओरेगल का डेटाबेस, सॉरी माइस्क्वेल का डेटाबेस है। और जब हम लोग उसको प्रोजेक्ट को लाइव कर रहे हैं, जब हम लोग ओरेगल का यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पे भी डिपेंड करता है ये। तो जो भी डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन हमको एप्लीकेशन के लेवल पे जो है वो करना पड़ेंगे, उससे रिलेटेड हमारे पास में क्या होंगे, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो एक डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट इसके लिए बनेगा, एक डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट इसके लिए बनेगा। अब जो भी बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट जो भी डेटाबेस यूज़ हो रहा हो उसका डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट तक क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न आ गया, यहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग करना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर पेमेंट गेटवे हमको सिलेक्ट करना है, कौन सा पेमेंट मोड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। जब हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जब हम माई एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं, जब हम एक्चुअल में लाइव हो रहे हैं, तब हम ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे क्या होते हैं, डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। हम जो यहाँ पर इंजेक्ट करवाते हैं वो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट का करवाते हैं, बाकी डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे डेटाबेस से ही। तो काफ़ी सारी जगह पे हमको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। तो ये हमारे पास में एज ए लर्निंग कर रहे हैं तो ये यूज़ केस है, बट जब हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ये हमारा रियल टाइम यूज़ केस है। तो जब भी मैं रियल टाइम यूज़ केस एक्सप्लेन करूंगा उसका मतलब हम लोग प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे जहाँ पर हम काम करते हैं।
और ऐसे कुछ एग्जांपल जहाँ पर मैं लेता हूँ, उसका मतलब है हम लोग यूज केस देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, लेकिन उसी को हमको फिट करना पड़ता है हमारे रियल टाइम यूज केस में। तो अलग अलग लेयर्स पे हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकती है। लाइक यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी कंपनी का हमारे पास में क्या है कि जो भी हम लोग पेमेंट मोड यूज़ कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंगली क्या होंगे, अलग अलग पेमेंट गेटवे कॉल होंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में डिसीजन मेकिंग यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास में डिसीजन मेकिंग है। फिर हम लोग प्रोजेक्ट के लेवल पे क्या करते हैं, कैशिंग का यूज़ करते हैं। कैशिंग मैकेनिज्म भी हम लोग प्रोजेक्ट के लेवल पे यूज़ करते हैं। तो कैशिंग का कॉन्सेप्ट जब लगाते हैं, जब हमें क्या करना हो, डेटाबेस पे राउंड ट्रिप कम करना हो, तो यूज़र की हर रिक्वेस्ट पे यूज़र की हर रिक्वेस्ट पे डेटाबेस मान लो हिट हो रहा है, इस यूज़र की रिक्वेस्ट पे भी ये डेटाबेस हिट हो रहा है, एक यूज़र की रिक्वेस्ट पे भी क्या हो रहा है, ये वाला डेटाबेस हिट हो रहा है। और यूज़र की रिक्वेस्ट पे ये वाला डेटा हिट हो रहा है, ये वाले यूज़र की रिक्वेस्ट पे डेटाबेस हिट यहाँ पर हिट हो रहा है। तो हमको ये देखना है कि ये डेटा जो है वो नया डेटा है कि बार बार सेम डेटा बार बार आ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए, ये हमारा एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट का। अब फ्लिपकार्ट का जो लैंडिंग पेज है, यहाँ पर जो भी डेटा है यहाँ पर दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन में, तो ये सारे यूज़र के लिए सेम है। कोई भी उसको हिट करे, 1 मिलियन यूज़र भी उसको हिट करेंगे एट अ टाइम, तो सबको सेम ही दिखने वाला है ये। अब ये ऐसा सबने यदि रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करने के बाद में क्या हुआ कि वो डेटा सर्वर पे प्रोसेस हुआ। वो जो डेटा है हमारे पास में क्या है, वो सर्वर पे प्रोसेस हुआ। सर्वर पे प्रोसेस हुआ और उन्हें डेटाबेस हिट करा यहाँ पर और लेकर आया, डेटाबेस हिट करा और उसने यहाँ पर क्या करा, वो लेकर आया यहाँ पर, ये डेटाबेस हिट करा लेकर आया, डेटाबेस हिट कर अब वो सेम ही टाइप का डेटा है हमारे पास में जो ड्रॉप डाउन के अंदर दिख रहा है ये। तो हमको एप्लीकेशन के लेवल पे देखना है कौन सा जो डेटा है वो रीड ओनली मोड में है, जो सिर्फ दिखेगा दिखेगा, जहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं है। फिर वो यूज़र स्पेसिफिक है, हर यूज़र अलग अलग सर्च कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करो कि यहाँ पर डेटाबेस हिट करो, कोई सा यूज़र है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का डेटा देख रहा है, कोई सा यूज़र है जो वो एज ए यहाँ पर ये फर्नीचर यहाँ पर देख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है फर्नीचर की। तो कोई डेटा यदि यूज़र स्पेसिफिक है, वहाँ पर डेटाबेस हिट करने का मीनिंग है। अदरवाइज क्या है कि ड्रॉप डाउन जो कि सेम इंफॉर्मेशन सबको दिखने वाली है, उस केस में क्या है कि हम लोग अननेसेसरी क्या करेंगे, डेटाबेस हिट करेंगे सारे यूज़र के लिए। तो ऐसे डेटा को क्या करते हैं, हम लोग कैश कर लेते हैं सर्वर पे एक प्लेस पे। हम उसको बार बार डेटाबेस हिट नहीं करते, बिकॉज सर्वर का लोकेशन अलग होता है और डेटाबेस का लोकेशन अलग होता है। दोनों अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, दोनों के अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैशिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। अब कैशिंग भी क्या है हमारे पास में, अलग अलग टाइप की क्या होती है कैशिंग होती है। एक है हमारे पास में ई कैश, ये हाइबरनेट के उसमें सुनने को मिलता है। एक है भी हमारे पास में रेडिस केस, ये माइक्रो सर्विसेज के प्रोजेक्ट में ये सुनने को मिलता है। काफ़ी सारी हमारे पास में क्या होती है कैशिंग रिलेटेड टेक्निक होती है। एक है हमारे पास में हेजल कास्ट। तो ये कैशिंग जो है हमारे पास में, वो उसके क्या होते हैं, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर रहते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे पास में ये कैशिंग होती है ये। तो ई कैश है, हेजल कास्ट है। तो ये सब जो है वो कैश करने के तरीके हैं अलग अलग। तो अलग से इसकी क्या हमारे पास में लाइब्रेरी अवेलेबल रहती है। तो एक्चुअली में कैशिंग हम लोग जो है वो हैश मैप में भी कर सकते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही है। बट बहुत सारा यदि हमारे पास में डेटा, तो हमारे पास में थर्ड पार्टी क्या होती है, लाइब्रेरी होती है, थर्ड पार्टी सर्वर होते हैं जो डेटा को कैश करते हैं। वो क्विकली रिस्पॉन्स हमको देते हैं। हमको क्या करना है, डेटाबेस हिट नहीं करवाना है। तो हो सकता है कि हम क्या कर लें यहाँ पर ई कैश इम्प्लीमेंट कर लें, रेडिस इम्प्लीमेंट कर लें।
तो यहाँ पर जो है जब हमारा डेव एनवायरनमेंट रहेगा जब हम लोग ई कैश यूज़ करेंगे, जब हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रहेगा जब हम लोग रेडिस को यूज़ करेंगे ये डेव एनवायरनमेंट में कर लेंगे, इसको इसको हम लोग प्रोडक्शन में कर लेंगे या यूएटी में कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ये रेडिस के लिए अलग से सर्वर लगता है रेडिस का, जो कि कैशिंग का काम करता है। ई कैश जो है वो सर्वर के लेवल पे हो जाती है। तो हमको बार बार डेटाबेस हिट नहीं करना है, बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग लेना है। तो एनवायरनमेंट के बेस पे क्या होगा, डेव एनवायरनमेंट है तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है तो ये ऑटोमेटिकली कर, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो है वो इंजेक्ट होगा यहाँ पर ही। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी जगह पे हमें स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना पड़ता है। बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, रन टाइम पे डिपेंडेंसी जो है वो पास होती है। तो पेमेंट के अंदर जब हम चाहें जब डेबिट कार्ड से पेमेंट करवाएं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवाएं, तो रन टाइम पे डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, उसके लिए हमें यह करना पड़ता है कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इंश्योर करना पड़ता है। एप्लीकेशन के लेवल पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर ही, स्टैटिक डिजाइन पैटर्न मतलब रन टाइम पे हम लोग पास कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है वो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न से होती है, जो कि अभी हम लोग अभी आगे देखेंगे यहाँ पर ही। तो ये इसका क्या है, ये रियल टाइम यूज केस है यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर स्टैटिक डिजाइन पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में हमने क्या करा है कि स्प्रिंग, ये जो काम हम लोग मैनुअली करते हैं तो हमको एफर्ट नहीं लगाना पड़े, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास में क्या है कि स्प्रिंग कोर मॉड्यूल है। स्प्रिंग कोर मॉड्यूल का काम है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद में ऑब्जेक्ट के अंदर की डिपेंडेंसी इंजेक्शन को प्रोवाइड करना, और रन टाइम पर डिसीजन मेकिंग करना, और बाद में रन टाइम पे डिसीजन मेकिंग करने के बाद में जब भी हमको जो भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है वो इंजेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्री। तो अभी तक हमने फैक्ट्री देखा नहीं, तो हम आगे फैक्ट्री भी देखने वाले हैं, फैक्ट्री डिजाइन बटन में कैसे काम करता है। तो ये हमको क्या देता है, ये स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल जो है वो आईओसी कंटेनर हमको देता है ये। तो आईओसी इज अवर प्रिंसिपल। तो आईओसी प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए और उसकी डिपेंडेंसी भी ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन होना चाहिए, हमको मैनुअली उसको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़े। हमें क्या, रेडीमेड ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए यहाँ पर ये, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो उसका सॉल्यूशन है ये, इस प्रिंसिपल का ये। तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यहाँ पर फॉलो करके हमें स्प्रिंग देता है आईओसी कंटेनर। तो दो टाइप के कंटेनर बेसिकली होते हैं, एक होता है हमारे पास में एज ए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री। एक है हमारे पास में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक और एक है हमारे पास में बीन फैक्ट्री। तो एक ये बीन फैक्ट्री हमारे पास में और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये। तो कोई भी कंटेनर हमें जो मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और बीन फैक्ट्री के इम्प्लीमेंटेशन में मिलेगा। तो बीन फैक्ट्री का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, वो तो बहुत बेसिक कंटेनर है जिसमें जस्ट स्प्रिंग के रिलेटेड फीचर ही है, बट एप्लीकेशन के लेवल पे हमें और भी फीचर चाहिए रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। वो बेसिक कंटेनर है जस्ट, ये हम लोग जो यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक तरीके का इंटरफेस है, और उसके काफ़ी सारे इम्प्लीमेंटेशन है। अब यदि हम इस क्लास को यदि ओपन करेंगे ये, इसके इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर,
तो हमें क्या है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काफ़ी सारी जो है वो क्लासेस दिखेगी यहाँ पर ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो इसी के अंदर ही हमारे पास में ये क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट है, ये वाली क्लास जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ये फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि पहले हमको पाथ अलग से देना पड़ता है जहाँ पर हमारा एक्सएमएल है, उसके बाद उसको एंटर करो। क्लास पाथ एक्सएमएल के अंदर क्या है कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो एक्सएमएल का पाथ है वो डायरेक्टली हम लोग पास करते हैं। सिमिलर ही है, जस्ट हमको कंटेनर क्रिएट करना है। अब इसके अलावा हमारे पास में है एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम आगे भी एनोटेशन का यूज़ करेंगे, हम एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ नहीं करेंगे, जब हम लोग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें ये एनोटेशन वाला जो है वो कंटेनर लगेगा यहाँ पर ये। जब हम लोग आगे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा वो एनोटेशन बेस्ड रहेगा यहाँ पर ये, तब उस केस में हम लोग करेंगे। तो ये बेसिकली ये दो तीन कंटेनर जो है वो यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर ये। अब ऐसा है कि ऐसा जब हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि हमें और एडवांस कंटेनर चाहिए होते हैं जो कि वेब रिलेटेड फीचर होते हैं उसके अंदर। तो अभी हमारा एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है ये। अभी हम लोग सिंपल जावा के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ही। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि कौन से स्टेप जो है यहाँ पर ये फॉलो करी स्प्रिंग के सिंपल से एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये दो तरीके के हमारे पास में आईओसी कंटेनर जो है। तो आईओसी कंटेनर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हमें इंटरफेस मिलते हैं। तो ये तो क्या है, बहुत बेसिक कंटेनर, इसको हम लोग यूज़ करते ही नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पर इसके इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास में क्या है कि क्लासेस है। तो ये कि क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट है। तो हम अभी क्या ये वाला इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हमें आईओसी कंटेनर को हमारा जावा का क्लास का इंफॉर्मेशन देना है, हाई लेवल हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बीन। तो हम लोग जावा की क्लासेस बनाते हैं, बिजनेस क्लासेस, पोजो क्लासेस, जो भी क्लासेस हम बोलते हैं हम उसको स्प्रिंग की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग बीन। और यहाँ से हम क्या करते हैं उसकी डेफिनेशन जो है, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन है पास करते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है कि क्रिएट फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है हमको, यहाँ पर मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिर मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद में हमको स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करना। तो स्प्रिंग की डिपेंडेंसी चाहिए रहेगी, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो हमारा रहेगा तो उसके लिए बेसिक से बेसिक डिपेंडेंसी कौन से चाहिए रहती है, मिनिमम डिपेंडेंसी स्प्रिंग से रिलेटेड। तो जब मेवन प्रोजेक्ट यूज़ नहीं करते थे, जब हमें क्या करना पड़ता था कि सारे के सारे डिपेंडेंसी जो है वो फाइंड आउट करके डालना पड़ते थे उसकी लाइब्रेरी के अंदर, और उसको क्लास पाथ में सेट करना पड़ती थी। बट राइट नाउ हम लोग बेसिक प्रोजेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, हम ऑलवेज क्या करते हैं कि मेवन प्रोजेक्ट अभी के समय में यूज़ करते हैं। तो मेवन एक टूल है जो कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको करके देता है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता है, फिर डिपेंडेंसी को रिजोल्यूशन करके देता है, जो भी हमारे पास में जार फाइल है उसको डाउनलोड करके देगा वो, और उसको क्लास पाथ में सेट करेगा। बाद में हम लोग इससे बिल्ड बना सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करके देता है हमारा बिल्डर टूल। तो हमें क्या करना है कि डिपेंडेंसी को यहाँ पर जो है वो ऐड करवाना है। तो क्रिएट द मेवन प्रोजेक्ट, ऐड द स्प्रिंग डिपेंडेंसी, स्प्रिंग डिपेंडेंसी। तो अभी हम सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमारा एमवीसी प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ रेस्टफुल रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। तो एक सिंपल से ही हमारे पास में क्या होगा कि
एक जार फाइल हम लोग यहाँ पर जो है वो उसकी डिपेंडेंसी डालेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी जार फाइल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ये क्या होती है, मेवन की ब्यूटी होती है कि यदि हमारी एक जार फाइल यदि किसी दूसरी जार फाइल पर डिपेंडेंट है तो ये उसको भी डाउनलोड करता है ये। तो मेवन के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो डाला है वो कॉन्टेक्स्ट का डाला है, लेकिन मेवन का एओपी भी आया, बीन भी आया, कोर भी आया। ये सब स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने सेमी डेवलप्ड कोड दिए हमको ये। तो जब हम स्प्रिंग के आर्किटेक्चर को देखते हैं, स्प्रिंग के आर्किटेक्चर को यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये, तो स्प्रिंग पूरा की पूरा जो है वो, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो ये बेस मॉड्यूल जो है ये, तो ये स्प्रिंग का जो ये स्प्रिंग कोड जो है ये जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, डिपेंडेंस इंजेक्शन परफॉर्म करके देता है। तो उसके अंदर ये बीन है, कोर है, कॉन्टेक्स्ट है, ये एक्सप्रेशन है। तो ये सब क्या है कि सेमी डेवलप्ड कोड है जिनकी हमें जार फाइल अवेलेबल है, इसी का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं कि हमारे काम को इजी कर रहे हैं। तो ये सब इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है। अब इसी के टॉप पर जो है वो स्प्रिंग के अलग अलग मॉड्यूल है, एओपी मॉड्यूल जो है, फिर डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास है मॉड्यूल है, वेब से रिलेटेड मॉड्यूल जो है ये। तो ये कोर के टॉप पर है ये, तो स्प्रिंग कोर के ऊपर ये जो है ये काम करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो है जस्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के बाद में अंदर होगा क्या, ये सब ये स्कोर मॉड्यूल के अंदर आता है। इसीलिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कोर का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक्चुअल वर्क क्या है वो हमें स्प्रिंग कोर में अंडरस्टैंड होता है। बाकी तो सब जो है वो रेडीमेडेड दिया हुआ है, जस्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसको यूज़ करना है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इंटरनली होता क्या है वो सब हम लोग स्प्रिंग कोर में अंडरस्टैंड करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में लाइब्रेरी जो है ये हमें स्प्रिंग कोर के अंदर आती है ये। तो जैसे हमने स्प्रिंग का क्या करा यहाँ पर, डिपेंडेंसी ऐड करी, तो वैसे ही क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ हमारे लिए लाइब्रेरी है वो डाउनलोड हुई है यहाँ पर। ये यही सब लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कैशिंग करने के लिए, क्रॉस कटिंग कंसर्न लगाने के लिए। एओपी मॉड्यूल के अंदर आता है ये क्रॉस कटिंग कंसर्न क्या होते हैं यहाँ पर ये। तो जब भी हमारे पास में यहाँ पर हम कोई बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं, तो बिजनेस लॉजिक की मेथड के अंदर जैसे हमने कोई बिजनेस लॉजिक यहाँ पर राइट किया है, तो रियल टाइम एप्लीकेशन के लेवल पे क्या होता है कि कोई मेथड हम लोग डायरेक्टली ऐसे राइट नहीं करते। यहाँ पर हम लॉगर्स लगाते हैं, मेथड के स्टार्ट होने पे हम लोग लॉग का यूज़ करते हैं, इन्फो लॉग या डीबग लॉग, एंड में लॉग लगाते हैं, ताकि हम लोग जब हमारा एप्लीकेशन मेंटेनेंस फेज में रहे या इसमें कुछ इशू आया तो हम लोग लॉग रीड करते हैं, लॉग से पता करते हैं कहाँ पर इशू है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि हमें उसको बार बार राइट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारा कोड ऐसे होता है कि को किसी मेथड के अंदर कॉमनली राइट करना ही पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों को बार बार हमको राइट ही नहीं करना पड़े हर मेथड के ऊपर, तो हम हमारे पास में स्प्रिंग का एक एओपी मॉड्यूल जो है, तो उसको एक जगह पे कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं और उसको जस्ट स्प्रिंग को ये बताना पड़ता है कि ये जो मेथड है इस पे क्या क्रॉस कटिंग कंसर्न लगाना है।
तो उसका मतलब ये है कि जब भी ये मेथड कॉल होगा तो वो एक पर्टिकुलरली जो लॉजिक है वो ऑटोमेटिकली पहले कॉल होगा, बाद में हमारा बिजनेस लॉजिक कॉल होगा, और बाद में करवाना है तो बाद में भी कॉल होगा। सब ये स्प्रिंग को बताना पड़ता है, बस हमको कॉन्फ़िगरेशन को हमको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली लग जाता है, तो वो स्प्रिंग के ईओपी मॉड्यूल के अंदर आता है वो। तो कुछ एग्जांपल हम उसके देख लेंगे कैसे काम करता है ये, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो उसके अंदर हमको ऑटोमेटिकली दी हुई होती है, जो कि हमको पहले मैनुअल परफॉर्म करना पड़ती थी, बट अभी सब जो है वो काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पर हमारा फ्रेमवर्क का देखता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये डिपेंडेंसी को हमने यहाँ पर ऐड किया। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्रिएट जावा, सॉरी, और जावा बीन स्प्रिंग, स्प्रिंग बीन क्लास या पोजो क्लास। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल क्लासेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो स्प्रिंग जो होता है वो नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क का होने का मतलब क्या है, यदि हम लोग स्प्रिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें सीधे सिंपल जावा की क्लासेस राइट करना है। इसके अंदर हमारा लॉजिक है, हमें कोई सी भी चीज़ें ना यहाँ पर एक्सटेंड करना है ना कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ पर हमारा लॉजिक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये। तो हम लोग फ्रेमवर्क के लेवल पे कोई चीज़ यहाँ पर करने के लिए टाइटली कपल्ड नहीं होते जो हमें बार बार करना पड़े, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग जो है वो नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क है। जैसे कि सर्वलेट, तो सर्वलेट क्लासेस राइट करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग कैरियर में क्या सीखते हैं यहाँ पर ये जावा, जिसको यूजुअली हम लोग कोर जावा बोलते हैं, बट वो स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी है। वो हमारे लिए है वो J2AC, टेक्नोलॉजी के वे में हम लोग बात करें J2AC। तो कोर जावा में हम लोग सिंटेक्स लर्न करते हैं यहाँ पर ये। उसके बाद में कोर जावा के कॉन्सेप्ट रहते हैं कि क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, इनम क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उप्स क्या है उसके अंदर, फिर थ्रेडिंग के एपीआई क्या है, और आईओ के एपीआई क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, सब कोर जावा का पार्ट है जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज के बारे में हम लोग लर्न करते हैं। तो यहाँ तक कि जो भी कर रहे हो वो एग्जीक्यूट हमारे सिस्टम पे होता है, क्योंकि हम लोग लर्निंग फेज में होते हैं। बट हम बाद में जाते हैं किसमें, ये एडवांस जावा में। तो एडवांस जावा में हम क्या करते हैं, मशीनों को कम्युनिकेट करवाते हैं, जैसे जेडीबीसी। तो जेडीबीसी से हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। सर्वलेट, सर्वलेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं कि कैसे हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पर सर्वर के ऊपर हमारा जावा का जो कोड है वो रन होगा। ये जेएसपी, जेएसपी तो आउटडेटेड हो गया, बट सर्वलेट के कोड को ही यहाँ पर कम करने के लिए जेएसपी हमारे पास में है। तो यहाँ पर हम लोग सर्वलेट ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग एडवांस जावा की हम लोग बात करते हैं तो इट कम्स अंडर J2EE टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज एडिशन, वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज भी जो है वो सर्वलेट से इम्प्लीमेंट होती है। तो जब हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं यहाँ पर एडवांस जावा में J2EE की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जेडीबीसी के लिए डेटाबेस का होना जरूरी नहीं, सॉरी, जेडीबीसी के लिए सर्वर का होना जरूरी नहीं है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ J2AC टेक्नोलॉजी। जो जेडीबीसी है वो J2AC टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है वो, क्योंकि इसके लिए सर्वर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वलेट के लिए सर्वर का होना जरूरी है। सर्वर के ऊपर सर्वलेट रन करता है। तो सर्वलेट डायरेक्ट रन नहीं होता है। जैसे कि कोर जावा के प्रोग्राम रन करोगे तो यहाँ पर चाहिए तुमको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, बिकॉज एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा ये हमको डिसाइड करना है। तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से कॉल करवाते हैं और जेवीएम जो है वो रीड करता है। बट इन केस ऑफ अवर
इन केस ऑफ अवर सर्वलेट, हम कॉल नहीं करते हैं। पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है यहाँ पर ये। तो सर्वलेट के केस में हमारे प्रोग्राम को रन करता है हमारा सर्वर। सर्वर के अंदर होते हैं कंटेनर। सर्वलेट का कंटेनर है, तो वो सर्वलेट के प्रोग्राम को जो है वो रन करेगा। तो ये क्या करेगा कि लोड करवाएगा यहाँ पर। ये जो हमारे पास में कंटेनर है वो वेब एप्लीकेशन को लोड करेंगे। फिर उसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल रहती है। जब हम लोग सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करते हैं, वेब एप्लीकेशन, कोई सा वेब एप्लीकेशन राइट करते हैं, तो उसके अंदर वेब डॉट एक्सएमएल होता है। तो सर्वर उसको रीड करता है। उसमें क्लास का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो क्लास के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, वो रीड करके देखता है कौन सी क्लास है। वो क्लास को लोड करवाएगा यहाँ पर ये। फिर कंटेनर कॉल करेगा हमारे लाइफ साइकिल मेथड को। तो जो इनिट मेथड है, जो पहली बार कॉल होती है, या सर्विस मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है, ये काफ़ी सारी हमारे पास में क्या होती है, मेथड होती है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जब तक हम लोग जावा लर्न कर रहे हैं, कोर जावा में लर्न कर रहे हैं, सिंटेक्स लर्न कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बट रियल टाइम में कौन कॉल करता है हमारे उसको, सर्वर कॉल करता है। सर्वर के अंदर होते हैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर होती है हमारी पास में लाइफ साइकिल मेथड्स। लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होती है, यहाँ से ये कॉल होती है। तो सर्वर कॉल कर रहा है, मतलब कोई और कॉल कर रहा है यहाँ पर ये। तो सर्वलेट की जब प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, ये तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जावा का क्लास ही राइट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या है, नॉर्मल जावा का क्लास ही राइट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मल जावा क्लास राइट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ सब हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ भी हम लोग नॉर्मल क्लास को राइट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर डालना है हमको कि सर्वर के साइड में एग्जीक्यूट हो सके, ये सर्वर की लाइफ साइकिल मेथड एग्जीक्यूट हो। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी क्लास के अंदर हमें एक्सटेंड करवाना पड़ता है आइदर सर्वलेट इंटरफेस को। तो वी आर टाइटली कपल्ड विथ सर्वलेट इंटरफेस। यहाँ पर हमको हमारी जो क्लास है उसके अंदर हमको क्या करवाना पड़ रहा है कि सर्वलेट इंटरफेस को हमको ये इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है यहाँ पर ये। तो अब हमारा जो जावा का क्लास रहेगा वो नॉर्मल जावा का क्लास नहीं रहेगा, और वो सर्वर साइड एग्जीक्यूशन होने के एबल हो जाएगा। तो सर्वलेट को करो या फिर जेनेरिक सर्वलेट को करो, तो इंटरफेस को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और जेनेरिक सर्वलेट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसको हमको क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। या फिर फाइनली जो हम एक्चुअली में जो करते हैं वो एच टी टी पी सर्वलेट वो करते हैं, जिसके पास में क्या होते हैं, एच टी टी पी प्रोटोकॉल के जो है वो फीचर होते हैं। तो अब ये वाली जो क्लास जो है वो नॉर्मल क्लास नहीं रहती है। अब ये क्लास जो है वो सर्वर्स में एग्जीक्यूट होने के एबल है। अब ये नॉर्मल क्लास नहीं है ये। अब ये सर्वर साइड एग्जीक्यूशन होने के एबल हो गई है ये। अब ये क्लास के पास में ऐसी कैपेबिलिटी आ गई है कि कोई भी एंड यूज़र उसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो ये क्लास उसको रिस्पॉन्स देगी यहाँ पर ही। तो सर्वर इंटरेक्ट करेगा हमारी क्लास से, जहाँ पर हमारा लॉजिक रहेगा, और दुनिया में कहीं से भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर ये। तो हम जो हैं वो सर्वलेट के केस में जो है वो, यहाँ पर हम लोग हमारी नॉर्मल जावा की क्लास के अंदर कुछ फीचर ऐड हो जाए यहाँ पर, ताकि वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट कर सके। तो सर्वलेट को हम लोग बोलते हैं जैसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो इसको हम बोलते हैं एज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो इधर भी जावा का क्लास ही है, बट अब इसके पास में कुछ एडिशनल चीज़ें आ गई है यहाँ पर ये। अब यदि हम लोग कोर जावा के अंदर, सबसे पहले हम लोग सिंपल जावा का क्लास राइट करते हैं। जब हमें हमारी क्लास के अंदर कोई सा फीचर चाहिए, लाइक हमारा नॉर्मल जावा का क्लास है, वो क्या कर सके, वो
थ्रेड क्रिएट कर सके तो हम क्या करते हैं, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करवा लेते हैं, रनेबल क्लास को हम लोग इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं यहाँ पर ये। तो उसके पास में क्या हो जाते हैं, वाले फीचर आ जाते हैं। अब हमारी नॉर्मल जावा की क्लास जो है वो थ्रेड क्रिएट करने के एबल हो जाती है यहाँ पर ये। फिर हमारी नॉर्मल जावा की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग कोई मार्कर इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मार्कर इंटरफेस में हमारे पास में है क्लोनेबल, सीलाइजेबल। तो उस जावा की क्लास में क्या होते हैं, कॉपी मारने के, ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के फीचर आ जाते हैं, उसको क्लोन करने के फीचर आ जाते हैं हमारे पास में ये। तो है नॉर्मल जावा की क्लास, बट उसके क्या हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। उसके अंदर हम लोग कुछ एक्सटेंड कर दे रहे हैं या कुछ इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर आ जाते हैं हमारे पास में। तो ऐसा क्या, सर्वर के साइड में एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में हमको वन ऑफ द सर्वलेट जो है वो यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड करना पड़ता है। तो हमारी नॉर्मल जावा की क्लास नॉर्मल जावा की क्लास नहीं रहती है, वो एबल हो जाती है सर्वर साइड एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जावा की जो क्लास जो है ये, उसके अंदर हमको कुछ फीचर ऐड करना है कि ये जो नॉर्मल जावा की क्लास जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के एबल हो जाइए। तो अर्लियर जब हमारे पास में फ्रेमवर्क आया था लाइक स्टड्स, तो स्टड्स के अंदर क्या करना पड़ रहा था कि उसके अंदर एक्शन क्लासेस जो है वो हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्लासेस जो है, प्री डिफाइंड क्लासेस है, उसको हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता था, इम्प्लीमेंट करना पड़ता था या एक्सटेंड करना पड़ता था। और उसी के अंदर हमारे लॉजिक को हम लोग राइड करते थे ये। फिर वो अकॉर्डिंगली आगे वाली लेयर को जो वो है वो कॉल करती थी ये। तो उस केस में हम क्या हो जाते थे, यहाँ पर ऐसे फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं ऐसे ये इन्वेजिव फ्रेमवर्क, जहाँ पर हम फोर्सफुली कुछ ना कुछ एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करने के यहाँ पर जो है वो फोर्स, हमें फोर्स किया जा रहा है यहाँ पर। ये तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो ठीक है क्योंकि ये जावा कम्युनिटी की दी हुई है यहाँ पर ये, लेकिन जब हम लोग फ्रेमवर्क की बात करें तो स्टड्स में, ईजेबी में हमें फोर्स करना, यहाँ पर एक फोर्स था कि ये चीज़ें उसके अंदर एक्सटेंड करो या इम्प्लीमेंट करो। उसके अंदर वो होती है, एक्शन क्लासेस होती है इस स्टड से केस में। तो हमको क्या करना पड़ता था कि उसको एक्सटेंड करो या उसको इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद में हम हमारा लॉजिक राइट करेंगे। तो हमें एक एडिशनल फोर्स रहता था फ्रेमवर्क के लेवल पे। तो स्प्रिंग के अंदर ऐसा नहीं है। स्प्रिंग के अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है वो हमको सिंपल पोजो क्लासेस लिखना है, हमको किसी भी तरीके का कुछ फोर्स नहीं आने वाला है कि इसको एक्सटेंड करो, इसको इम्प्लीमेंट करो। इसलिए हम बोलते हैं स्प्रिंग इज ए नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क, जहाँ पर हमें कुछ एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट नहीं करना है। डायरेक्ट जो है नॉर्मल क्लास बनाओ, अपना लॉजिक राइट करो और आईओसी कंटेनर को बताओ जो भी करना हो, आईओसी कंटेनर सब मैनेज करेगा हमारे बिहाफ पर ये। तो हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डिपेंडेंसी को ऐड की, यहाँ पर बीन क्लासेस यहाँ पर ऐड की। और हमने क्या कर रहा है कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की है। अब उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दिया है, या फिर बीन डॉट एक्सएमएल, जो भी नाम देना हो वो यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो हमने क्रिएट आईओसी कंटेनर, आईओसी कंटेनर को यहाँ पर क्रिएट किया है। और आईओसी कंटेनर को हमने हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल पास किया है। अब जो भी करवाना है हमको वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डालना है। अभी मैंने ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया है, तो वो उसके अंदर मैंने जस्ट उसका डिटेल डाला है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया, आईओसी कंटेनर क्रिएट किया, और उसके बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हुआ है। तो ये हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम मिनिमम इतनी ज़्यादा फाइल चाहिए। फिर आगे जब हम लोग आगे के मॉड्यूल पढ़ेंगे, लाइक हमको डेटाबेस से इंटरेक्शन करना है, तो फिर डेटाबेस से रिलेटेड डिपेंडेंसी डालना पड़ेगी। हमें एमवीसी एप्लीकेशन बनाना तो एमवी से रिलेटेड डिपेंडेंसी हमको डालना पड़ेगी। फिर एमवी से रिलेटेड यदि एप्लीकेशन रहेगा तो उसका आईओसी कंटेनर जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये वाली आईओसी कंटेनर के पास में वाली कैपेबिलिटी नहीं है। ये जस्ट तुमको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्रिएट कर यहाँ पर कर देगा ये।
ये सब कर देगा, लेकिन वेब एप्लीकेशन इस कंटेनर से हम लोग क्रिएट नहीं करवा पाएंगे। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर वेब रिलेटेड कंटेनर के पास में जाना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो नॉर्मल जावा का ये हमने यहाँ पर ये क्लास क्रिएट किया है, और नॉर्मल जावा के क्लास क्रिएट करने के बाद में हमने यहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पास किया। तो एक्सएमएल इज ए वन ऑफ द अप्रोच जहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को पास कर सकते हैं। बट राइट नाउ हम एक्सएमएल को यूज़ करते ही नहीं है अभी इंडस्ट्री में। अभी हमारे काम एनोटेशन से होते हैं। एक्सएमएल यूज़ भी यदि हो रहे हैं तो वो लेगेसी प्रोजेक्ट है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट में नहीं होंगे, कोई पुराने प्रोजेक्ट चल रहे उसी में होंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक्सएमएल के टैग में हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो इसी इन्हीं टैगों को यहाँ पर हमको लर्न करना है। काफ़ी सारे हमारे पास में टैग है एक्सएमएल के लेवल पे यहाँ पर ये। तो मैंने क्या कर रहा कि यहाँ पर प्रोडक्ट का एक यहाँ पर एक क्लास लिया, और इसका मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ पर बताया कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टैग हैं। यहाँ पर हम लोग यदि जाएंगे कंट्रोल स्पेस यहाँ पर प्रेस करोगे टैग के अंदर, तो यहाँ पर टैग का लिस्ट आएगा, निकल गई है। तो ये सब टैग को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आईओसी कंटेनर हमारे लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करके देता ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो है वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो पास कर रहे हैं, किसको, ये आईओसी कंटेनर को। ये हमारा क्या आईओसी कंटेनर है, ये हमने भी क्रिएट किया है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बीन क्लासेस जो है वो यहाँ पर पास कर रहे हैं, स्प्रिंग बीन। और ये हमारा जो फाइल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एक्सएमएल या फिर जावा बेस्ड या एनोटेशन बेस्ड। ये हमारा क्या रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगा। ये हमें किसको पास करना है, हमारे आईओसी कंटेनर को हम क्या करते हैं, ये पास करते हैं ये। तो आईओसी कंटेनर जो है वो हमें यहाँ पर उसके जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है यहाँ पर ये। अब इसके ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको क्रिएट करेगा यहाँ पर, और इनके बीच यदि किसी भी तरीके का इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेगा, उसको इंजेक्ट भी करके देगा। और हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो रेडी टू यूज़ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अभी तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जस्ट। अब हमें ये देखना है, ये तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अभी मैं प्रोटोटाइप को भी यहाँ पर हटाता हूँ मैं ये। कल मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। हम्म। तो ये यहाँ पर है हमारा ये कंटेनर क्रिएट हुआ है ये। तो ये हमने यहाँ पर कंटेनर क्रिएट किया, और ये मैंने यहाँ पर एक्सएमएल का यहाँ पर लोकेशन डाला, ये मेरे रिसोर्स फोल्डर के अंदर ही है। तो जब भी मेरा कंटेनर स्टार्ट होगा तो ये एक्सएमएल को ये रीड करेगा ये। ध्यान देना इसको, ये एक्सएमएल को रीड कर रहा है यहाँ पर ये फ्रेमवर्क है। ऐसा कि ऐसा क्या होता है कि एडवांस जावा के अंदर जब भी सर्वलेट की प्रोग्रामिंग लर्न करना स्टार्ट करते हो, तो हम क्या करते हैं कि ये सर्वलेट की क्लासेस क्रिएट करते हैं। सर्वलेट की क्लासेस क्रिएट करने के बाद में इस सर्वलेट की क्लास का हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे वेब एप्लीकेशन फोल्डर स्ट्रक्चर,
दुनिया का कोई सा भी जावा का प्रोग्राम जो कि वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज टाइप का है, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही दिखेगा। उसको फाइनली सर्वर पे जाके देखोगे तो वो कैसा भी क्रिएटेड हो, वो फ्रेमवर्क से क्रिएटेड हो या डायरेक्टली क्रिएटेड हो, वो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखने वाला है। ये प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा, ये सब ये करेंगे ये नॉर्मल सिस्टम पे या क्लाउड एनवायरनमेंट में। तो आखिरी में कोई सा भी हम लोग वेब एप्लीकेशन यदि देखेंगे तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही दिखेगा हमको ये। तो यहाँ पर जो है वो वेब एप्लीकेशन मतलब वॉर फाइल जब हम लोग क्रिएट करते हैं, वेब आर्काइव फाइल, जार फाइल नहीं, वॉर फाइल क्रिएट करते हैं। और वॉर फाइल किसको समझ में आती है? सर्वर को। और ये टॉपिक आता है हमारे पास में जब हम लोग सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही हमें सर्वर के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम को फिट करना पड़ता है ये, अदरवाइज रिस्पॉन्स से नहीं आता है हमारे पास में सर्वर पर, सॉरी क्लाइंट पर रिस्पॉन्स से नहीं आता ये। तो हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है ये। ऐसा कि ऐसा एंड्रॉयड के केस में भी है, एंड्रॉयड के केस में भी हमें कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और रिस्पॉन्स को हमको देखना पड़ता है ऐसे ये। उसमें हमारे पास में होते हैं ये सिम्युलेटर्स। तो वो जो कि मोबाइल के टाइप के दिखते ही हैं, उसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स आता ही है। तो स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो हम जो हमारी क्लासेस राइट करते हैं सर्वलेट की, उसकी डॉट क्लास फाइल जाती है हमारी क्लासेस फोल्डर में, हमें यहाँ पर राइट करना पड़ता है उसको। तो कुछ भी करना है आखिरी में वेब आईएनएफ फोल्डर के अंदर क्लासेस के अंदर ही उसको डालना है ये, आखिरी में ऐसा ही होना चाहिए ये। तो हम मैनुअली करें या जब हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करें और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये सिंपल एप्लीकेशन है। आगे हम जब हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जब देखेंगे ये, या तुम स्ट्रक्स के अंदर क्रिएट करो। तो जो भी करोगे, ये जो मेवन का बिल्ड टूल जो है ये, वो आखिरी में उसको ऐसा ही कन्वर्ट करेगा, उसको ये इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। मेवन का यूज़ नहीं कर रहे हो तो खुद मैनुअली करो। तो जब हम लोग सर्वलेट में लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो खुद कर लेते हैं, ये खुद ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन जब हम फ्रेमवर्क पे जाते हैं, टूल यूज़ करते हैं, तो वो टूल आखिरी में जो है वो हमें ये करके देता है, ये इस स्ट्रक्चर में ही कन्वर्ट करके देता है सर्वर को। अल्टीमेटली लास्ट में यही समझ में आने वाला है ये। तो यहाँ पर क्या रहेगी, हमारी क्लासेस फाइल रहेगी ये। और सर्वर क्या करता है, सबसे पहले ये वाली फाइल को रीड करता है। तो ये हमारे पास में फॉर एग्जांपल के लिए टॉम कैट का क्या है, सर्वर। सर्वर के अंदर है हमारा ये सर्वलेट कंटेनर। तो सर्वलेट का जो कंटेनर जो है वो सबसे पहले जो है ये कोई भी एप्लीकेशन का वेब डॉट एक्सएमएल रीड करेगा वो। और जब भी हम बोलते हैं हमने हमारे एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय किया, तो डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि डिप्लॉय करने के बाद जैसे सर्वर स्टार्ट करोगे तो सर्वर क्या करेगा, वेब डॉट एक्सएमएल रीड करना स्टार्ट करेगा ये। कितने भी प्रोजेक्ट सर्वर पर डले हो सबका वेब डॉट एक्सएमएल रीड करेगा। अब इसके अंदर एंट्री होती है करस्पॉन्डिंग क्लास फाइल की। वो क्लास फाइल को वहाँ से वो रीड करता है, और क्लास फाइल के अंदर जो है सर्वलेट को वो रीड करता है वो ये। तो फ्रेमवर्क के लेवल पे सर्वलेट दिखता नहीं है, हम लोग सर्वलेट राइट करते ही नहीं है। वो फ्रेमवर्क का प्री डिफाइंड सर्वलेट होता है। स्ट्रक्चर के केस में उसका एक अपना एक्शन सर्वलेट है, स्प्रिंग के केस में डिस्पैचर सर्वलेट है। वो सर्वलेट इंटरनली कंटेनर को स्टार्ट करते हैं, जो कि भी हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। यहाँ पर कंटेनर जो है वो मैंने मैनुअली राइट किया है यहाँ पर ये। लेकिन जब हम मैं स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल यूज़ करूँगा तो उस केस में ये कंटेनर मैं नहीं राइट करूँगा, ये मेरे बिहाफ पे कौन करेगा, सर्वर करेगा। क्योंकि उन एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से हमारा एप्लीकेशन जो होता है वो रन नहीं होता है। वो एप्लीकेशन जो रन होता है वो सर्वर करता है ये। तो वो कौन करेगा वहाँ पर, ये हमारा सर्वर जो है वो वेब डॉट एक्सएमएल को यहाँ पर कॉल करेगा। वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर क्लास का इंफॉर्मेशन रहेगा। तो एडवांस जावा में तो सर्वलेट हम खुद राइट करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क के लेवल पर सर्वलेट पहले से प्री डिफाइंड रहते हैं।
और उसके अंदर ऐसा फ्रेमवर्क जिसने भी डेवलप किया उसके अंदर कोड वहाँ पर रिटर्न रहता है कि वो सर्वलेट को क्या करना है। तो इससे हम उसको बोलते हैं एज ए फ्रंट कंट्रोलर। तो अल्टीमेटली वेब डॉट एक्सएमएल ही रीड होना है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। सर्वलेट हम भी राइट कर सकते हैं जब हम लोग सर्वलेट लर्न करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क के लेवल पे प्री डिफाइंड सर्वलेट रहता है। तो वो इंटरनली क्या होता है, पूरे एप्लीकेशन के फ्लो को वो एडवांस सर्वलेट जो है वो मेंटेन करता है। तो सर्वलेट का कंटेनर ऑलवेज वेब डॉट एक्सएमएल को यहाँ पर रीड करेगा। तो अभी मेरा एप्लीकेशन जो है वो वेब एप्लीकेशन तो है नहीं, सिंपल एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर जो कंटेनर का स्टार्ट स्टार्ट किया है वो हमने किया है। यहाँ कोई सर्वर के थ्रू कोई सर्वलेट कॉल नहीं हुआ है और ना उससे कोई कंटेनर कॉल हुआ है। अब ये सिंपल सा है जो हमने ही क्रिएट किया है, हम ही इस कंटेनर को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे स्टैंड अलोन कंटेनर, जो कि हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए है। स्टैंड अलोन अलोन का मतलब ये कि इसका जो आउटपुट है वो मेरे सिस्टम पे आने वाला है, ये इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो सकता ये। तो ये क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट जो कंटेनर हम लोग यूज़ करेंगे, अब इस कंटेनर को यूज़ करने के बाद में यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है वो कंटेनर को यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये मेरा क्या है, ये प्रोडक्ट का जो है वो यहाँ पर हमने बीन में क्रिएट किया, जो हमारा प्रोडक्ट का फाइल है यहाँ पर ये एक्सएमएल जो है, हमने यहाँ पर एक एक्सएमएल क्रिएट किया यहाँ पर ये। और वो एप्लीकेशन वो कंटेनर को पास किया। तो जब भी हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे तो यहाँ हमारे बिहाफ पे कंटेनर जो है वो क्रिएट होगा और वो हमारे एक्सएमएल को जो है वो रीड करेगा और रीड करके देखेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है। तो उसके बिहाफ पे क्या करेगा, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये मेरे पास में क्या है कि एक पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। तो अभी तो हमने जस्ट ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करवाया यहाँ पर ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया ये। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि रन टाइम एंटिटी कुछ मेमोरी में क्रिएट हुआ है, आईओसी कंटेनर ने क्रिएट करके दिया है। यहाँ पर हमने नहीं क्रिएट किया है, आईओसी कंटेनर ने क्रिएट किया है। अब हम चाहें तो डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट न्यू करके क्रिएट कर लो यहाँ पर। बट हम लोग फ्रेमवर्क लर्न कर रहे हैं तो हमको फ्रेमवर्क से करवाना है, यहाँ पर ये करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेमवर्क का यूज़ हम लोग देख रहे हैं तो हमको फ्रेमवर्क से करवाना है यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये क्रिएट हो गया ये। अब ये हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट का, यहाँ से ये क्रिएट हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है वो हम लोग एक और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। कस्टमर। तो ये तो बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था जिसके पास में ये दो इन्फॉर्मेशन थी। और ये दो इन्फॉर्मेशन को हमको क्या करवाना है कि यहाँ पर जो है ये इसके अंदर का जो डेटा यहाँ पर ये इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को पास करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं कि टैग होते हैं वैसे, के अंदर हम लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास करने के लिए प्रॉपर्टी टैग।
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग डालेंगे नेम। ये मेरे पास में है प्रोडक्ट आईडी। और ये मेरे पास में है प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट आईडी हम लोग यहाँ पर डालते हैं वैल्यू। तो ना कंस्ट्रक्टर से ना यहाँ पर सेटर से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट की हमारे पास में क्या है, ये वैल्यू। तो प्रोडक्ट हमारे पास में है लाइक आईफोन। तो जैसे हमारा फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास में क्या होगा, आईओसी कंटेनर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट का ही। अब इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट को जो है वो हमको यहाँ पर रिट्रीव करना है हमारे पास में ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि गेट बीन क्लास, यहाँ पर गेट बीन जो है वो मेथड का जो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम लोग आईडी पास करेंगे। आईडी जो रहेगी हमारा, जो हमने एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई है ये। तो बेसिकली क्या होता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंटरनली कैशिंग परफॉर्म करता है हमारे ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारे पास में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ये। हैश मैप, हैश मैप में जो डेटा रहता है हमारा की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये हैश कोड रहेगा, और यहाँ पर जो रहेगा उसका वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जो हमारे पास में जो ये प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पर, ये अब ये उसका पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या होगा, आईडी मेंटेन होगा यहाँ पर उसका ये। और यहाँ पर उस पर्टिकुलरली जो भी आईडी है उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या रहेगा, हैश कोड रहेगा यहाँ पर ये। तो कुछ इस तरीके से क्या करता है, ये आईओसी कंटेनर इंटरनली मैनेज करता है, क्योंकि कंटेनर जो होते हैं काफ़ी वो एडवांस होते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर आईडी डालेंगे हम लोग ये। हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, आईडी डालेंगे यहाँ पर ये। तो तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, गेट बिन मेथड हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे ये। तो ये मेथड जो है वो इंटरनली वो क्या करेगा, हमारे पास में हैश मैप्स के अंदर से फाइंड आउट करेगा कि ऑब्जेक्ट है क्या, एक कंटेनर के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन है। तो वो फाइंड आउट करेगा कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पर ये। तो जो भी जैसे हमारा कंटेनर इनिशियलाइज होता है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मेंटेन करता है वो। जो भी हमारे पास में आईडी हमने यहाँ पर पास की है, और जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसका यहाँ पर ये हैश कोड जो है वो यहाँ पर वो मेंटेन करता है ये। अब ये प्रोडक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर क्या है कि वो उसका जो है वो हैश कोड जो है वो यहाँ पर मेंटेन करेगा। यहाँ पर जो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एप्लीकेशन में क्या होते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं ये।
तो यहाँ पर क्या है, वो उसका हैश कोड यहाँ पर ये मेंटेन कर रहा है यहाँ पर ये। अब हमने गेट बिन यहाँ पर मेथड कॉल करी, तो इट इज़ अवर फैक्ट्री मेथड। ये फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री मेथड जो है वो, जैसे हमने की पास करी तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, ये हमको जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो फ्रेमवर्क के अंदर स्टैटिक डिज़ाइन पैटर्न भी है और फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न भी है। वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न है उसके अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है वो। लेकिन हमें फील करना कहाँ पर कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ हो रहा है, या बैकएंड साइड में ही है। तो जब भी हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा मेथड जो कि हमें कोई ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, और वो ऑब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऐसे डिज़ाइन पैटर्न को हम लोग फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न बोलते हैं, जहाँ पर हमें क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री रहती है, हम लोग उसको रिट्रीव करते हैं। सेम कैटेगरी के भी कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी भी के भी कर सकते हैं। तो उसी में कैटेगरी होती है हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वो जो मेथड होती है जो हमको रिटर्न करती है, उसको हम लोग फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। कोई सी भी नॉर्मल मेथड जो कि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न में कर रहे हैं, हम उसको फैक्ट्री मेथड बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं डिज़ाइन पैटर्न में, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को निकालते हैं। ये आगे हम लोग देखते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न होता क्या है यहाँ पर। यहाँ पर तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली इम्प्लीमेंटेड है ये। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को पास करूंगा मैं, और मेरे पास में क्या होगा, प्रोडक्ट का डिटेल निकल के आएगा। ये अब प्रोडक्ट का डिटेल निकल के आएगा, तो मुझे इस प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या करना, डिटेल को जो है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है कि इस प्रोडक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को यहाँ पर राइट करता हूँ। तो यूजुअली यहाँ पर क्या होता है कि हेक्साडेसिमल कोड आता है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट के स्टेट को देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या, टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो यदि तुमने टू टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो बाय डिफॉल्टली कंपाइलर क्या करता है, इसके अंदर टू स्ट्रिंग ऐड कर देता है यदि अवेलेबल है तो। अदरवाइज डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग के अंदर क्या रहता है, हमारा हैश कोड रहता है उसके अंदर। हैश कोड नहीं, पूरा हेक्साडेसिमल कोड रिटर्न रहता है। तो मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर ये ओवरराइड कर दिया यहाँ पर ये। यदि मैं इसको ओवरराइड नहीं करूँ मैं, तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगा ये। तो कंट्रोल शिफ्ट टी, ये ऑब्जेक्ट क्लास को ओपन करो, इसके अंदर फाइंड आउट करो टू स्ट्रिंग मेथड। तो सारे क्लास की फादर जो क्लास है, जो कि बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड रहती है ये, तो वो टू स्ट्रिंग रहती है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा वो। अब ये रहता है क्लास का नेम एट द रेट, यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल कोड रहता है ये हैश कोड का। हैश कोड को ये चेंज कर देता है यहाँ पर ये। अब इसी के लिए क्या हो जाएगा कि यदि टू स्ट्रिंग मेथड यदि हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो जो उसने यहाँ पर दे के रखा है ये उसी को प्रिंट कर देगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यहाँ पर हमको यहाँ से प्रॉपर्टी वैल्यू पास करवाना है। तो ये ऐसे ही नहीं हो पाएगी, इसको चाहिए रहता है सेटर। जनरेट गेटर एंड सेटर। तो यहाँ पर गेटर सेटर हम लोग राइट कर रहे हैं, और आज के समय में तो गेटर सेटर भी राइट नहीं करना पड़ते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। उसका भी एक टूल होता है लोमबुक।
तो लोमबुक का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में, तो गेटर सेटर भी राइट नहीं करना पड़ते हैं, वो सब क्रिएट करके दे देता है। जस्ट हमें एनोटेशन डालना पड़ता है उससे रिलेटेड। तो ये गेटा सेटर प्रोवाइड कर दिया मैंने ये, क्योंकि ये आईओसी कंटेनर को ये प्रॉपर्टी जब भी पास करेगा जब उसके पास में सेटर मेथड हो, क्योंकि वो उसको कंटेनर अंदर यूज करता है। तो यहाँ पर जो है वो ये ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर प्रिंट होगा, लेकिन ये मैंने टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसने ऑब्जेक्ट का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर दिया। तो यही है क्लास का नेम @ हेक्साडेसिमल कोड स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यहाँ पर ये। तो ये मेमोरी का एड्रेस रहता है, लेकिन इसको ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिया और उसका यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड कन्वर्ट कर दिया। तो ये कॉलेज टाइम में होता है, ये हेक्साडेसिमल कोड क्या है, ऑक्टेल क्या है, बाइनरी से कन्वर्जन करो उसका ये। तो हार्डवेयर के लेवल पे ये वाली लैंग्वेज जो है वो चलती है, ये बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल। और एज ए ह्यूमन हम लोग जो है वो डेसिमल को अंडरस्टैंड करते हैं, बट मशीन लेवल पे, हार्डवेयर के लेवल पे कुछ इस तरीके की लैंग्वेज जो है वो रन होती है, वो अंडरस्टैंड करता है, हम बोल सकते हैं ये। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है वो इन्फॉर्मेशन देखना है, तो हमें क्या है कि यहाँ पर जो है वो टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो उसको हम लोग यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कौन कौन सी मेथड होती है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास है, इसके अंदर कौन कौन सी यहाँ पर क्या होती है, मेथड होती है। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास में कौन कौन सी मेथड होती है। सा दिस करो। तो ये क्लोन मेथड अराउंड 11 मेथड होती है, वेट की मेथड है ये। टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो भी ऑब्जेक्ट की मेथड है। तो यहाँ पर देख लो, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, क्लोन, इक्वल्स, ये सब किसकी मेथड है, ये ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, ये भी ऑब्जेक्ट क्लास में है। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि नोटिफाई, नोटिफाई ऑल तो थ्रेड से रिलेटेड मेथड है, ये ऑब्जेक्ट में क्यों दी हुई है ये। तो वो थ्रेडिंग के केस में, वो थ्रेडिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन होता है ये कि नोटिफाई और वेट मेथड जो है वो यहाँ पर क्यों दी हुई है, ये तो थ्रेड क्लास की मेथड से ही। तो मेरे पास में क्या है कि यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट की कुछ मेथड है, जिसके अंदर एक टू स्ट्रिंग मेथड है, टू स्ट्रिंग इक्वल्स, हैश कोड, वेट, और नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, क्लोन, ये सब ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है ये। ऑब्जेक्ट के लेवल पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें इन मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर ली, तो मेरा ये ओवरराइड हो गया ये ऑब्जेक्ट क्लास का। ये मुझे क्या करेगा, प्रोडक्ट का मुझे ये स्टेट देगा, ये कि प्रोडक्ट के अंदर है क्या। तो आईओसी कंटेनर ने क्या किया, जो भी मेरा प्रोडक्ट का क्लास क्रिएट किया है, तो ये मैंने ये इन्फॉर्मेशन पास करी थी मैंने उस एक्सएमएल के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी टैग जो है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग यहाँ पर पास करते हैं। तो प्रॉपर्टी हमको जब यूज़ करना है जब हम गेटर सेटर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सेटर के थ्रू यदि हम लोग सेट कर रहे हैं वैल्यू को। फिर प्रॉपर्टी के अलावा हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट, नेम एंड वैल्यू। तो यदि कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट का मैं यूज़ करूँगा तो मेरे पास में जो है वो
ये कंस्ट्रक्टर का यूज करेगा वो वहां पर इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए ये। तो सेम डिटेल डाल दो यहाँ पर 101। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं वही आईफोन। तो सेम ही है। तो ये ये यहाँ पर थी मेरी प्रोडक्ट आईडी। ये मैच करना चाहिए इसके ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो हमारा ये यहाँ से ये इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो गई है। चीजें यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्टर से करो, सेटर से करो। तो कंस्ट्रक्टर से करोगे तो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसी समय पास होगा, और सेटर से करोगे तो बाद में होता है। तो कंस्ट्रक्टर के केस में अर्ली होता है, सेटर के केस में क्या होता है, लेजी होता है यहाँ पर ये। तो इसी को हम लोग आगे देखने वाले हैं यहाँ पर ये। तो हमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला काम तो हो गया ये कि यहाँ पर जो है आईओसी का जो कंटेनर जो है वो हमारे लिए क्या करता है वो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हो गई क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब क्या, तो ये तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है ये क्रिएट हो गया। बट सिंपल वाले ऑब्जेक्ट होते नहीं है। जाओ रियल टाइम यूज केस पे। ये हमारा रियल टाइम यूज केस है। इसके अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। अब ये आईओसी कंटेनर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती है प्रेजेंटेशन लेयर पे एप्लीकेशन के केस में। 100 क्लासेस यहाँ है, 100 इधर है, 100 इधर है। 300 क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फिर बाद में क्या है कि उसको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर अवेलेबल भी होना चाहिए, जब जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल भी होना चाहिए। तो तो यहाँ पर सर्विस पे क्या हो रहा है, काफी सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी परफॉर्म करवाना है, जो जो भी डिपेंडेंसी है। तो पहली चीज होती है हमारे पास में कि हमारे पास में जो डिपेंडेंसी है वो कौन कौन से टाइप की है। तो जो हमारे पास में डिपेंडेंसी होती है वो कौन कौन से क्या होती है, टाइप की होती है। सबसे पहले तो डिपेंडेंसी हमारे पास मेरे थी कि कौन कौन से टाइप की हमारे पास में जो है वो डिपेंडेंसी है। फिर उसके बाद में हमें देखना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है ये। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में क्या है, ये कस्टमर का ये क्लास है ये। अब इस कस्टमर के क्लास में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन राइट कर रहा हूँ। अभी मेरा सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा यहाँ पर ये, अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर ये। तो प्राइवेट इंट कस्टमर आईडी। तो जैसे हम लोग कोर जावा लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों का जो टॉपिक रहता है सबसे पहले वो आता है डेटा टाइप्स। तो जावा में दो टाइप के डेटा टाइप है, एक है प्रिमिटिव और एक है रेफरेंस। प्रिमिटिव की कैटेगरी में हमारे पास में 8 टाइप के डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट। तो यहाँ पर डेटा टाइप या तो हमारे आएंगे प्रिमिटिव या आएंगे रेफरेंस। तो
दो टाइप के डेटा टाइप है। तो पहला जो हमारे पास में है ये हमारा जो आएगा ये प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। अब ये स्ट्रिंग है तो बेसिकली जावा के अंदर स्पेशल क्लास दी हुई है स्ट्रिंग। तो ये प्रिमिटिव की कैटेगरी में नहीं आता, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। बट ये हम लोग स्ट्रिंग को डायरेक्टली पास कर देते हैं, डायरेक्टली राइट कर देते हैं। स्ट्रिंग एज इज इक्वल टू डायरेक्ट नेम दे दिया या न्यू करके दे दिया। यहाँ पर ये स्ट्रिंग का पूरा की पूरा एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कांस्टेंट पूल होता है। स्ट्रिंग की एक अलग से पूरा के पूरा टॉपिक है। बट ये यदि हम लोग उसके डेटा टाइप की यदि कैटेगरी की हम लोग बात करें तो ये रेफरेंस टाइप की कैटेगरी में आएगा ये, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। प्रिमिटिव कैटेगरी में नहीं आता है। प्रिमिटिव जो होता है वो डायरेक्ट जो साइज उसका मेमोरी लोकेशन होता है। बट यहाँ पर क्या है कि ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर ये, और नंबर ऑफ कैरेक्टर पर डिपेंड करता है ये कि किस साइज का मेमोरी रहेगा ये। तो ये रेफरेंस टाइप के अंदर हमारे पास में आ गया ये। फिर हम लोग कस्टमर के लेवल पे ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये भी हमारे पास में कौन सी कैटेगरी में आ गया ये, रेफरेंस टाइप की कैटेगरी में आ गया ये। तो ये सिंपल सिंपल क्या है, इंटीजर स्ट्रिंग जो है ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। ये अब ये एज ए प्रिमिटिव कैटेगरी में आएगा, ऐसे रेफरेंस की कैटेगरी में आएगा ये।